हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 8 का वीडियो नंबर 6। तो बेटे ये 8वीं यूनिट का छठा वीडियो है। और इससे पहले 5 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 8 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे। तो आज का हमारा टारगेट है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो सबसे पहले बेटे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में पढ़ेंगे, जिसका अणु सूत्र होता है K2Cr2O7। उसके बाद बेटे हम पढ़ेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में, जिसका अणु सूत्र होता है KMnO4। और बेटे लास्ट में हम करेंगे अपने दोनों टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी के बुक में दिए गए हैं दोनों टॉपिक से रिलेटेड, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटे। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे हमें पढ़ना है पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसका अणु सूत्र होता है K2Cr2O7। ठीक है बेटे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। मैंने लिख दिया है इंपॉर्टेंट। हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे बनाने की विधि, फिर पढ़ेंगे बेटे भौतिक गुण, फिर पढ़ेंगे रासायनिक गुण, और फिर पढ़ेंगे उपयोग। इस तरीके से हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटे। तो चलो शुरू कर दें। देखो ध्यान से सब। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि हमें सीखनी है बनाने की विधि, और यही एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है बनाने की विधि, कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाने की विधि के समीकरण लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको बेटे सबसे पहले FeCr2O4 लेना है। FeCr2O4, इसे आप कह सकते हो आयरन क्रोमाइट। आयरन क्रोमाइट, ये बेटे आयरन क्रोमाइट है। सब बच्चों को ध्यान रखना है कि FeCr2O4 आयरन क्रोमाइट का सूत्र है या अणु सूत्र है। और बेटे ये एक अयस्क है। क्या है? अयस्क। क्या है? अयस्क है। इसमें लोहा भी है और क्रोमियम भी है। तो दोनों धातुओं का अयस्क है आयरन क्रोमाइट। आयरन माने लोहा, और क्रोमाइट आया है क्रोमियम की वजह से, Cr2O4 की वजह से। ठीक है बेटे। इसे आप क्या करोगे कि आप K2CO3 लोगे, पोटेशियम कार्बोनेट, और वायु की उपस्थिति में इसे गर्म कर दोगे। ये लिख दिया मैंने 7O2। यहां लिख दूं मैं वायु की उपस्थिति में गर्म कर रहे, ये तो डेल्टा माने गर्म करना, और यहां लिख दूं वायु। मतलब मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आप आयरन क्रोमाइट लो या क्रोमाइट अयस्क को लेकर K2CO3 के साथ वायु की उपस्थिति में गर्म करोगे, या आप कह सकते हो कि हम करेंगे इसका संगलन। ठीक है बेटे। तो क्या क्या बनेगा? एक तो बनेगा K2CrO4। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है, K2CrO4 बनेगा बेटे, जिसे आप कह सकते हो पोटेशियम क्रोमेट। क्या कह सकते हो? क्रोमेट। ये पोटेशियम क्रोमेट है। और बेटे इसके बारे में एक बात बताऊं, ये पोटेशियम क्रोमेट लगभग नारंगी रंग का होगा। नारंगी रंग का विलयन होगा ये। क्या होगा? नारंगी रंग का विलयन। तो सबसे पहले तो पोटेशियम क्रोमेट बनेगा, जो नारंगी रंग का विलयन होगा। और बेटे साथ में बनेगा Fe2O3, आयरन का ऑक्साइड, जिसे आप फेरिक ऑक्साइड भी कह सकते हो। और कुछ निकलेगी बेटे यहां से CO2 गैस। मैं लिख सकता हूं 8CO2। तो आपको एक तो इस रिएक्शन को याद रखना है, बिल्कुल लिख लिख कर बार बार इस रिएक्शन को याद रखना है। यहां हमारे पास K2Cr2O7 बिल्कुल भी नहीं बना है अभी। हमारे पास बना है पोटेशियम क्रोमेट, वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट।
तो पोटेशियम क्रोमेट जो है बेटे नारंगी रंग का 1 विलियन हमें मिलेगा। और हम क्या करेंगे कि जितना भी हमें ये प्रोडक्ट मिला है इस सब को छान लेंगे, और छानने के बाद जो विलियन हमारे पास होगा नारंगी रंग का विलियन, उस विलियन को हम अलग ले लेंगे एक बर्तन में। देखो दूसरे स्टेप में क्या करना है हमें कि ये जो हमारे पास नारंगी रंग का विलियन है, इस विलियन को एक दूसरे बर्तन में हम ले लेंगे। मैं लिख दूं इसके नीचे कि ये छना हुआ विलियन है। क्या है बेटे? छना हुआ विलियन। तो आप क्या करोगे, इस छने हुए विलियन को एक बर्तन में अलग लोगे और इसे अम्लीय करने के लिए इसमें मिलाओगे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। ये मैंने सल्फ्यूरिक अम्ल से प्राप्त होने वाले H पॉजिटिव आयन यहाँ पर लिखे हैं। मैं लिख दूं नीचे हाँ कि ये H पॉजिटिव आयन कहाँ से मिले? H2SO4 से हमें मिले हैं। और बेटे इसलिए हमने H2SO4 इसमें मिलाया है जिससे हम इस विलियन को, इस नारंगी रंग के विलियन को अम्लीय कर सके। तो आप ये जो छना हुआ विलियन है, यहाँ से आपने छान के नारंगी रंग का विलियन अलग निकाला और उसमें H2SO4 मिलाया उसे अम्लीय करने के लिए। तो ऐसा करने पर क्या होगा, हमें मिलेगा K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। इस बार मिलेगा हमें, क्या मिलेगा बेटे? पोटेशियम डाइक्रोमेट। और साथ में हमें मिलेंगे बहुत सारे K पॉजिटिव आयन और जल के अणु भी मिलेंगे। ठीक है बेटे, K पॉजिटिव आयन भी मिलेंगे और जल के अणु भी मिलेंगे। बस आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट आपको मिलेगा ना, इसका रंग तो बेटे नारंगी ही होगा, पर ये नारंगी रंग के क्रिस्टल होंगे। क्या होंगे? नारंगी रंग के क्रिस्टल। इस तरह आपको नारंगी रंग के क्रिस्टल आपको मिलेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट के। तो ये मेथड बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले हमने क्या करा, क्रोमाइट अयस्क लिया या आयरन क्रोमाइट लिया, उसे K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट के साथ वायु की उपस्थिति में गर्म करा, जिसे आप कह सकते हो संगलित करना। तो संगलित करने के बाद हमें मिला K2CrO4 जिसे आप कह सकते हो पोटेशियम क्रोमेट। ये पोटेशियम क्रोमेट है बेटे, इसे लिख सकते हो आप पोटेशियम क्रोमेट। ये डाइक्रोमेट नहीं है, पोटेशियम क्रोमेट है। तो हमें मिलेगा पोटेशियम क्रोमेट, और पोटेशियम क्रोमेट के साथ आयरन का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। इस सारे उत्पाद को आप छान लोगे और इसमें से छना हुआ विलियन यानी पोटेशियम क्रोमेट अलग कर लोगे। उसे अम्लीय करने के लिए उसमें सांद्र H2SO4 की कुछ मात्रा मिलाओगे, और अम्लीय करने पर ही क्रोमेट किस में बदल जाता है? डाइक्रोमेट में बदल जाता है। अम्लीय करने का मतलब पीएच घटाना। क्रोमेट किस में बदल जाता है? डाइक्रोमेट में। और पोटेशियम डाइक्रोमेट के आपको नारंगी रंग के क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। अब देखो एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको। यहाँ मैंने आपको एक बात सिखाई। क्या सिखाया बेटे? यूं सिखाया कि आपके पास यहाँ क्या था, यहाँ क्रोमेट था। क्रोमेट का आपने क्या करा, अम्लीय उसे कर दिया H2SO4 मिला के, और क्रोमेट बदल गया किसमें? डाइक्रोमेट में। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके पास क्रोमेट आयन है और उसे आप अम्लीय कर रहे हो यानी उसका पीएच घटा रहे हो, तो पीएच घटाने पर क्या होता है? क्रोमेट बदल जाता है डाइक्रोमेट में। किसमें बदल जाता है? डाइक्रोमेट में। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। जैसे मैं लिख दूं यहाँ, मान लो मेरे पास क्रोमेट आयन है CrO4 2 नेगेटिव, और इसमें मैंने अम्ल मिला दिया। क्या मिला दिया? अम्ल। तो बेटे अम्ल मिलाने से क्या होगा कि ये जो क्रोमेट आयन है ये डाइक्रोमेट आयन में बदल जाएगा, Cr2O7 डबल नेगेटिव में बदल जाएगा। ये चीज आपको समझनी है, पेपर में क्वेश्चन आता है, और साथ में बन जाएगा H2O। तो हमने क्या करा है, हमने बेटे इसमें H पॉजिटिव आयन मिलाए हैं, किसमें? क्रोमेट आयन में। तो मैं कहूंगा कि हमने विलियन को किया है अम्लीय। विलियन को क्या किया है? अम्लीय किया है। या फिर आप कह सकते हो कि हमने पीएच को क्या करा है? घटाया है। यदि आप पीएच को कम करोगे या विलियन को अम्लीय करोगे, दोनों बातों का एक ही तो मतलब है। आपको पता है यदि पीएच मान 7 है तो विलियन उदासीन है, और यदि पीएच मान 7 से कम है तो विलियन कैसा है? अम्लीय है। तो या तो यूं कह दो कि हमने विलियन को अम्लीय किया है, या फिर आप कह सकते हो हमने विलियन के पीएच मान को घटाया है।
तो ऐसी स्थिति में जो आपका क्रोमेट है वो डाइक्रोमेट में बदल जाता है। ये चीज आपको बेटे बिल्कुल याद रखनी है। और इसके अपोजिट एक चीज और याद रखनी है। यदि आपके पास डाइक्रोमेट है, मान लो डाइक्रोमेट है आपके पास, और आपने क्या काम करा, उसमें किसी बेस को मिला दिया। बेस का मतलब क्षार। क्षार को मिलाने का मतलब आपने विलयन को कैसा किया है, विलयन को आपने क्षारीय कर दिया है। मैं लिख सकता हूं यहाँ क्षारीय। हमने मान लो विलयन को कैसा कर दिया, क्षारीय कर दिया। या फिर कुछ बच्चे कहेंगे कि हमने पीएच मान को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो चाहे तो आप कह दो कि विलयन को क्षारीय कर दिया, और चाहे आप कह दो कि पीएच मान को बढ़ा दिया। तो ऐसा करने पे क्या होता है कि हमारे पास ये जो डाइक्रोमेट आयन है वो क्रोमेट आयन में बदल जाता है। यानी कि रिएक्शन क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट होता है। रिएक्शन क्या होता है, जस्ट अपोजिट। साथ में H2O तो बनेगा ही। मतलब कहने की बात यह है कि इस तरह का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। मैं लिख दूं इसके ऊपर इंपॉर्टेंट, यहाँ लिख दूं इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मतलब वे यूं पूछेंगे कि क्रोमेट आयन का यदि आप पीएच घटाओगे या उसे अम्लीय करोगे तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, तो ये रिएक्शन लिखनी है। और डाइक्रोमेट आयन का पीएच बढ़ाओगे या फिर उसे क्षारीय करोगे तो क्या परिवर्तन होगा, तो ये रिएक्शन आपको लिखनी है बेटे। ठीक है। अच्छा चलो एक बात और बता दूं बहुत अच्छी, यहाँ लिख रहे हैं हम नोट। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट की संरचनाएं पूछ ली जाती हैं, कैसी होती हैं। तो क्रोमेट की संरचना तो बेटे ऐसी होती है कि ये क्रोमियम है, इसमें 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन, और ये ब्रैकेट में बंद कर दिया, और ब्रैकेट में बंद करके ऊपर लगा दिया 2 नेगेटिव। ठीक है। तो ऐसी संरचना होती है किसकी, CrO4 2 नेगेटिव की। किसकी संरचना है बेटे, CrO4 2 नेगेटिव, यानी कि क्रोमेट आयन की संरचना आपको याद रखनी है, ऐसी होती है। अच्छा इस चीज में कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो 2 नेगेटिव है, तो 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि भाई कोई से 2 ऑक्सीजन के परमाणु नेगेटिव होंगे। जैसे मैं कह दूं ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव जिनके ऊपर चार्ज है वे तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, और जिन पे नेगेटिव चार्ज नहीं है वे डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे। तो ऐसा भी दिखा सकते हो आप इसे कि 2 ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से, 2 सिंगल बॉन्ड से। 2 ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उनके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। या फिर आप सारे सिंगल बॉन्ड ही दिखाओ तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है बेटे। अच्छा इसी तरीके से डाइक्रोमेट की संरचना भी हम देख सकते हैं। वो क्या होता है, Cr2O7 होता है, Cr2O7। यहां बना दूं डाइक्रोमेट की संरचना। क्रोमियम 2 हैं, एक यहां बना दो, एक यहां बना दो। ऑक्सीजन कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ये बॉन्ड बना दो सारे इस तरह, देखो ऐसा होता है। और इसके ऊपर भी कितना आवेश है, इसके ऊपर भी 2 नेगेटिव चार्ज है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे 2 नेगेटिव चार्ज है तो कोई से 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज दे देंगे, जैसे इस पे और इस पे दे दिया नेगेटिव चार्ज, और बाकी जिन पे नेगेटिव चार्ज है वे तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, बाकी सबके साथ बना देंगे डबल बॉन्ड इस तरह। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हो। पर आप यदि हर जगह सिंगल बॉन्ड बनाओगे तब भी ठीक ही माना जाएगा, और यहाँ भी हर जगह सिंगल बॉन्ड बनाओगे तब भी ठीक ही माना जाएगा। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कोण को याद रखना है, 126 डिग्री का कोण होता है। कितना है, 126 डिग्री का। तो ये संरचना हुई Cr2O7 2 नेगेटिव की। ठीक है बेटे। तो ये संरचनाएं भी पेपर में पूछ ली जाती हैं। देखो जहां जहां मैंने डबल बॉन्ड बनाया है वो उस समय बनाया है जब नेगेटिव चार्ज में दिखाऊंगा अंदर, फिर यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है नेगेटिव चार्ज। डबल बॉन्ड मैंने जहां जहां बनाए हैं वे तब बनाओगे जब नेगेटिव चार्ज यहाँ दिखाओगे, बाहर दिखाने की फिर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। यदि बाहर आप नेगेटिव चार्ज दिखा रहे हो तो सारे सिंगल बॉन्ड बना दो, यहाँ भी सारे सिंगल बॉन्ड बना दो यदि नेगेटिव चार्ज बाहर दिखा रहे हो आप। ठीक है बेटे। अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की पढ़ाई करेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो बेटे अब बात करते हैं भौतिक गुण की, कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है उसमें कौन कौन से भौतिक गुण हमें याद रखने हैं।
भौतिक गुण या आप इसे फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कह सकते हो। भौतिक गुण में बेटे जो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो है बेटे पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका रंग होता है नारंगी। कैसा होता है? नारंगी। तो मैं लिख सकता हूं नारंगी रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। आपने अपने लैब में भी रखा हुआ देखा होगा ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर का पाउडर रखा हुआ आपने जरूर देखा होगा, उसे ही आप कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। यदि नहीं देखा तो आप जरूर देख लेना अपनी लैब में जाकर कि क्या वहां ऑरेंज कलर का कोई पाउडर जैसी चीज रखी हुई है। बेटे एक खासियत यह है इसकी कि ये ठंडे जल में कम घुलनशील होता है। ठंडे जल में कम घुलनशील होता है। तो मैं लिखूंगा ठंडे जल में कम घुलनशील तथा गर्म जल में अधिक घुलनशील होता है। अधिक घुलनशील है लिख दूं बेटे? अधिक घुलनशील है। एक ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है बेटे, चलो रासायनिक गुण के बारे में बात कर रहे। भौतिक गुण में तो यही बहुत है हमें। रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज। पोटेशियम डाइक्रोमेट के रासायनिक गुण के बारे में बात कर रहे कि इसमें कौन कौन से रासायनिक गुण हमें पढ़ने हैं। तो रासायनिक गुणों में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बेटे अम्लीय माध्यम में आक्सीकारक गुण। इसे सब बच्चों को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा बेटे, क्योंकि पेपर में आता है। अम्लीय माध्यम में आक्सीकारक गुण, ये आता है पेपर में, इसलिए इस चीज को ध्यान से समझ लियो। अम्लीय माध्यम में आक्सीकारक गुण, और मैंने इस पे लिख दिया इंपॉर्टेंट, पेपर में आता है ये क्वेश्चन। तो यदि आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को अम्लीय माध्यम में रखोगे, अम्लीय माध्यम में रखने का मतलब उसमें H2SO4 मिला लो आप। पोटेशियम डाइक्रोमेट में H2SO4 जैसे ही मिलाओगे तो माध्यम हो जाएगा अम्लीय। तो अम्लीय माध्यम होते ही वो क्या करेगा? एक अच्छे आक्सीकारक का काम करेगा। और कैसे करेगा बेटे? इस चीज को सब बच्चों को याद रखना पड़ेगा कि ये हमारे पास डाइक्रोमेट है, Cr2O7 2 नेगेटिव, ये डाइक्रोमेट आयन है। और आपने माध्यम को अम्लीय करने के लिए इसमें मिलाया है H2SO4 और उसके 14 H पॉजिटिव हमने दिखाए हैं। और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है इसने। जो खुद इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है उसका खुद का अपचयन होता है और वो दूसरों के लिए काम करता है आक्सीकारक का। ये बात आपने 11th क्लास में पढ़ रखी है। ये कौन सा आयन है? डाइक्रोमेट आयन। ये H पॉजिटिव कहां से आए? एसिड से आए, क्योंकि हमें पता है हमने माध्यम क्या किया है? अम्लीय। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो दो तो बनेंगे Cr ट्रिपल पॉजिटिव, दो तो बनेंगे Cr ट्रिपल पॉजिटिव प्लस, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, और बेटे 7 बनेंगे जल के अणु। बस इस रिएक्शन को आपको याद रखना पड़ेगा। इस रिएक्शन की हमें जरूरत पड़ने वाली है बार बार। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, इसे याद रखना पड़ेगा। आपके पास डाइक्रोमेट आयन है, आपने अम्ल में मिला दिया, उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, एक तो Cr ट्रिपल पॉजिटिव बना और 7 बने जल के अणु। सब बच्चे इस रिएक्शन को याद रखेंगे। अब इस रिएक्शन को प्रयोग कैसे करेंगे? नंबर ए ने समझा रहा हूं। नंबर ए है बेटे, मान लो आपके पास आयोडाइड है। आयोडाइड का मतलब जैसे पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, कोई सा भी आयोडाइड है। तो आयोडाइड का आयोडाइड का आयोडीन में ऑक्सीकरण हम कर सकते हैं इसकी मदद से। बेटे बहुत ध्यान से समझने वाले रिएक्शन है, सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। आयोडाइड का आयोडीन में ऑक्सीकरण हम कैसे करते हैं ये चीज समझनी है। पहला रिएक्शन है, ध्यान से समझेंगे। यदि आपको आयोडाइड, आपको पता है ना आयोडाइड का मतलब क्या होता है? I नेगेटिव, और आयोडीन क्या होता है? I2। यही तो होता है आयोडाइड। जैसे KI में I नेगेटिव ही तो आ रहा होगा जो अम्लीय मूलक होगा। तो ध्यान से समझेंगे,
सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि ये जो रिएक्शन है, मेन रिएक्शन, अम्लीय माध्यम में आक्सीकारक गुण का जो मेन रिएक्शन है, इस रिएक्शन को ज्यों का त्यों लिख लो नीचे। देखो मैं लिख रहा इस रिएक्शन को, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2Cr ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 7H2O। इस रिएक्शन को मैंने एज इट इज यानी ज्यों का त्यों लिख लिया। अब मुझे पता है कि मुझे आयोडाइड यानी आई नेगेटिव का ऑक्सीकरण करना है किसमें, I2 में। तो मैं इधर तो लिखूंगा बेटे आई नेगेटिव, ये लिख दिया मैंने आई नेगेटिव, और इधर मैं लिखूंगा I2। अब दिमाग का खेल है, ध्यान से समझिए। आई नेगेटिव को आपको बदलना है I2 में। तो मुझे यूं बताओ, सबसे पहले तो आयोडीन को संतुलित कर लो। कितने आयोडीन है, 2, यहाँ तो 1 है, तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, 2 लगाऊंगा। अब बताओ, 2 आयोडीन यहाँ हो गए और यहाँ भी 2 आयोडीन हो गए। अब आप संतुलित करोगे आवेश को, किसे संतुलित करोगे, आवेश। इधर 2 इकाई ऋण आवेश है यानी -2, और इधर बेटे 0 आवेश है। तो जिधर आवेश ज्यादा होता है उधर हमें जोड़ना होता है इलेक्ट्रॉन्स को, यानी यहाँ तो -2 है, यहाँ 0 है। मैं आपसे पूछ लूं कि -2 और 0 में बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे 0 है बड़ी, -2 तो छोटी है। तो जिधर संख्या आपको बड़ी नजर आती है, ज्यादा नजर आती है, उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं। इधर तो मुझे पता चल गया 2 नेगेटिव यानी कि 2 इकाई ऋणावेश है, इधर कुछ भी आवेश नहीं है, तो इधर भी 2 इकाई ऋणावेश करने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, 2। बताओ ये बात समझ में आई है आपके, पता चलाना कैसे आई। 11th क्लास में आपने आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरणें संतुलित करनी सीखी थी, और वहां जो समीकरणें संतुलित करनी सीखी थी उसके हिसाब से ही हमने यहाँ काम किया है। हमने यहाँ आई नेगेटिव लिखा था, यहाँ I2 लिखा था। मैंने देखा कि यहाँ 2 हैं आयोडीन, यहाँ 1 है, तो इसलिए इससे पहले 2 लिख दिया। आयोडीन यहाँ भी 2 हो गए और यहाँ भी 2 हो गए। फिर मैंने देखा कि इधर तो 2 इकाई ऋणावेश है और वहां 0 है, तो यहाँ भी 2 इकाई ऋणावेश होना चाहिए, वो कमी पूरी करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो आपको इन दोनों समीकरणों को जोड़ना है। क्या करना है बेटे, जोड़ना है। तो जोड़ने से पहले आपको इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करनी पड़ेगी। ऊपर वाली समीकरण में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6, और नीचे वाली समीकरण में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। तो आप नीचे वाली समीकरण को गुणा कर दोगे 3 से, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये भी 6 है। अब आप दोनों को जोड़ोगे तो ये 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। अब देखो क्या क्या बचा, हमारे पास बचा 2I नेगेटिव। मैं पहले इसे लिख दूं, 2I नेगेटिव। मैं इस चीज को सबसे पहले और इस चीज को सबसे पहले लिखूंगा समीकरण में, इसलिए मैंने 2I नेगेटिव लिखा, इसे बाद में लिखूंगा। 2I नेगेटिव हो गया, ठीक है। पर आप इस बात को बताओ कि ये 2I नेगेटिव ही लिखा जाएगा जब सारी समीकरण को 3 से गुणा करी, तो 3 दूनी 6 नहीं लिखना चाहिए बेटे यहाँ। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे, इस चीज का ध्यान रखना है कि पूरी समीकरण को 3 से गुणा करके लिखना है, 6I नेगेटिव। अब बताओ ठीक है क्या, 6I नेगेटिव हो गया, प्लस यहाँ बताओ बेटे ये क्या है, Cr2O7 डबल नेगेटिव, प्लस ऊपर ये क्या है, 14H पॉजिटिव, और तो कुछ नहीं बचा इधर, 1 2 3 चीज थी, तीनों लिख ली, इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे, 3 की इसमें मल्टीप्लाई करियो, 3I2 प्लस इसे लिखो 2Cr ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 7H2O। इस तरीके से रिएक्शन आपको लिखकर आनी है एग्जाम में। अब बच्चे क्या करते हैं कि इस वाली समीकरण में ही रट्टा मार लेते हैं, बस इसे रट लेते हैं समीकरण को। तो बेटे इस तरीके से ये समीकरण हमें मिलती है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। हमने क्या करा है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आयोडाइड का आयोडीन में ऑक्सीकरण करो, यानी आई नेगेटिव का I2 में ऑक्सीकरण करो। तो आप इस रिएक्शन को लिखोगे जो इसकी अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक गुण वाला सामान्य रिएक्शन है, इस रिएक्शन को लिख लो। फिर आप देखो कि आई नेगेटिव को I2 में कन्वर्ट करना है, इधर आई नेगेटिव लिख दो, इधर I2 लिख दो, और फिर दोनों तरफ जो है इन्हें संतुलित करो आयोडीन को, और आवेश को संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ो,
फिर दोनों समीकरणों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करो, जैसे 3 से मल्टीप्लाई करके बराबर करा, और दोनों समीकरणों को जोड़ के लिख दो। इस तरीके से एग्जाम में आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अच्छा, एक और देख लो, चलो इसका एग्जाम्पल। एग्जाम में आता है कि सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीकरण। सल्फाइड सल्फाइड जैसे मैं कहूं आपको, चलो H2S ले लेंगे इसमें। सल्फाइड यानी H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीकरण। इसे भी आप अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट से कर सकते हो। यदि आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट है और उसमें आपने अम्ल मिला रखा है, तो आप इस काम को भी आसानी से कर लोगे। हमें पता है कि हमें हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, यहाँ लिख दूं ब्रैकेट में, हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण करना है सल्फर में। हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण किसमें करना है? सल्फर में। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ये सिंपल वाला रिएक्शन तो लिखना ही है। ये लिखेंगे हम Cr2O7 डबल नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे 2Cr ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 7 जल के अणु। ये लिख लिया। अब आप देखोगे कि हमें किसका ऑक्सीकरण किसमें करना है। हमें पता चला है कि H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ लिख दूं H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण करना है सल्फर में। ठीक है। अब आप देखोगे कि सल्फर तो बराबर है, एक सल्फर यहाँ है, एक सल्फर यहाँ है, कोई दिक्कत है ही नहीं। पर 2 हाइड्रोजन है, इधर तो हाइड्रोजन नहीं है। कितने हाइड्रोजन है? 2। तो मैं यहाँ लिख दूं 2H पॉजिटिव। अब आवेश देख लो आप, इधर कितना आवेश है? आप कहोगे कि सर कुछ भी आवेश नहीं है, 0 है। ठीक है, 0 है। इधर यहाँ तो कुछ आवेश नहीं, पर 2 इकाई धनावेश। तो इधर तो है 0, मैं लिख दूं एक बार 0, और इधर है प्लस का 2। तो ज्यादा मात्रा किधर नजर आ रही है आपको? इधर नजर आ रही +2। +2 को भी 0 करने के लिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे आप? 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे। 2 इलेक्ट्रॉन इस +2 आवेश को बेटे खत्म कर देंगे, जिससे हमारे पास दोनों तरफ आवेश बराबर हो जाएगा। देखो कितना कितना हो गया, इधर भी 0 हो गया और इधर भी 2 धनावेश और 2 ऋणावेश 0 हो गया, दोनों तरफ कोई आवेश नहीं है। अब आप क्या करोगे? अब आप इन दोनों समीकरणों को जोड़ोगे, और दोनों समीकरणों को जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर करनी पड़ेगी इनमें। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 2 तिया 6, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। पर एक चीज और समझ लो ध्यान से, यहाँ एक चीज और कॉमन आ रही, H पॉजिटिव आयन देखो आ रहे ना कॉमन। तो 3 दूनी 6 H पॉजिटिव आयन है, और यहाँ कितने हैं? 14 H पॉजिटिव आयन। तो बताओ कितने बचेंगे यहाँ? यहाँ बचेंगे 14 में से 6 गए 8, तो 8 H पॉजिटिव आयन हमें लिखने हैं इधर। ठीक है बेटे, बस देखो और तो कोई चीज कॉमन नहीं आ रही। लिख दूं अब H2S सबसे पहले लिख लेना चाहिए, वैसे चाहे इसे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इस चीज को सबसे पहले लिख लेना चाहिए हम। ठीक है बेटे, जिसे जिसमें बदलना है। तो H2S मैंने यहाँ लिख दिया। H2S कितने हैं? कितने हैं H2S? 3। ये लिख दिया 3H2S प्लस, इसमें तो मल्टीप्लाई नहीं करी ऊपर, Cr2O7 डबल नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव कितने लिखूं बताओ? 8H पॉजिटिव, बस और तो कुछ नहीं है, 1 2 3 इज इक्वल टू, सल्फर लिखेंगे यहाँ, कितने सल्फर हैं? 3 सल्फर प्लस 2Cr ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 7H2O। तो इस तरीके से ये रिएक्शन आपको लिखकर आनी है एग्जाम में। ठीक है बेटे, अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, और अच्छे अच्छे रिएक्शन कराऊंगा आपको। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब बेटे नंबर सी पे हम देखेंगे, 2 पढ़ लिए ना, ए और बी। नंबर सी पे हम देखेंगे 3 सेकंड, जिसे आप स्टेनम सेकंड भी कह सकते हो। 3 सेकंड का 3 और कितनी ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है बेटे? 4 दिखाता है ना। 3 सेकंड का 3 में ऑक्सीकरण।
अच्छा, एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि ये जो टिन सेकंड है इसे आप कह सकते हो स्टेनस। तो मैं लिख सकता हूं यहां स्टेनस का स्टेनिक में ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं ना। तो स्टेनस को स्टेनिक में यदि बदलना हो तो भी आप एसिडिक K2Cr2O7 का यूज कर सकते हो। कैसे, देखो आपको वो सामान्य रिएक्शन लिखनी है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव। पता है ना कहाँ से मिले हैं आपको, कहाँ से मिले हैं? कोई एसिड हमने इसमें मिला रखा है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड। तो दो तो हमें मिलते हैं Cr ट्रिपल पॉजिटिव और साथ मिलते हैं जल के अणु। देखो ये तो वो कॉमन रिएक्शन है। अब बताओ हमें किसे किस में बदलना है। 3 सेकंड को मैं लिख सकता हूँ Sn2 पॉजिटिव। बताओ 3 सेकंड ही नहीं लिखा क्या मैंने? 3 सेकंड को टिन 4 में बदलना है, यानी स्टेनस को स्टेनिक में बदलना है। ऐसे लिख दूं? बताओ, इधर भी एक टिन है, इधर भी एक टिन है, Sn इधर भी एक है, इधर भी एक है। सिर्फ आगे ऐसी तो देखना, यहाँ +2 है, यहाँ +4 है। कितना फालतू है यहाँ? +2 फालतू है। तो 2 इलेक्ट्रॉन आप जोड़ दो, 2 इकाई धनावेश को खत्म कर देगा। इधर भी प्लस के 2 बचेगा और इधर भी प्लस के 2 ही बचेगा। अब आप क्या करोगे बताओ? इन दोनों समीकरणों को जोड़ने के लिए यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कितने हैं? 2। तो 2 तिया 6। कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 3 से मल्टीप्लाई करोगे। और बेटे 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दोगे इन्हें, और चीज तो कोई कॉमन नहीं है। तो क्या बनेगा बेटे? 3 तो बनेंगे Sn2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 डबल नेगेटिव, ये वाला, प्लस 14H पॉजिटिव इज इक्वल टू 3 बन गए हमारे पास Sn4 पॉजिटिव या स्टेनिक आयन, और बेटे 2 बने Cr ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 7H2O। इस तरीके से इस रिएक्शन को आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है बेटे? अच्छा चलो एक और देख लो एग्जाम्पल आप डी नंबर पे, ABCD। देखो बेटे, आयरन सेकंड जो है, आयरन सेकंड का आयरन थर्ड में ऑक्सीकरण, ये भी आ जाता है पेपर में कि आप पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा आयरन सेकंड को, जिसे आप कहते हो फेरस, फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर दो, या फेरस का ऑक्सीडेशन फेरिक में कर दो, ठीक है? अच्छा, लिख सकते हो आप यदि लिखना चाहते हो फेरस का फेरिक में ऑक्सीडेशन, ठीक है? ऐसे भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। तो करें इस रिएक्शन को, बताओ क्या करेंगे? सबसे पहले तो कॉमन रिएक्शन लिखनी, यही वाली, इसे लिख दूं मैं Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2Cr ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 7H2। यही तो है बेटे। अब बताओ किसे किस में बदलना है? आयरन सेकंड को आयरन थर्ड में बदलना है। ये लिख दिया मैंने आयरन सेकंड और ये लिख दिया आयरन थर्ड, ठीक है? इधर भी एक Fe है, एक Fe है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 धनावेश 3 धनावेश, एक फालतू है ना, तो एक ही इलेक्ट्रॉन जोड़ दो आप, एक फालतू है तो। इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली में 6 है, नीचे 1 है। कितने से मल्टीप्लाई करूं बताओ? 6 से ही तो करोगे मल्टीप्लाई। अब 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कटेंगे जब आप जोड़ोगे, जोड़ दो इन्हें। आप लिखोगे 6Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव इज इक्वल टू 6Fe ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 2Cr ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 7H2। बताओ इस तरह का क्वेश्चन कर दोगे क्या एग्जाम में? बस आपको ध्यान रखना है बेटे कि आपको एग्जाम में कोई गलती नहीं करनी है। रिएक्शन को सीधा इसमें रट्टा नहीं मारना है, आपको रिएक्शन को समझा कर लिखना है वहां भी, और समझ कर ही पढ़ना है।
चलो अच्छा, उपयोग के बारे में बात कर लें फिर। उपयोग मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, मैं बता रहा आपको बार बार कि बनाने की विधि आएगी और रासायनिक गुणों में अम्लीय माध्यम में आपत्तिकारक गुण, इनमें से ही ये जो मैंने आपको कितने रिएक्शन कराए, 4, इन 4 में से ही कोई सा एक रिएक्शन पेपर में पूछा जाएगा। उपयोग में एक तो आपको ध्यान रखना है बेटे, चर्म उद्योग में इसका प्रयोग चमड़ा उद्योग में होता है, एक तो ये ध्यान रखना है आपको। और बेटे नंबर 2, जो एजोरंजक होते हैं ना, एजोरंजक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा जब कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे। एजोरंजक बनाने में ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में, एजोरंजक बनाने में ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटे। और एक और लिख लो बस आप, एक लिख लो आप फोटोग्राफी में पहले प्रयोग करते थे, फोटोग्राफी में इसका बहुत ज्यादा। कहाँ प्रयोग करते थे? इसका प्रयोग करते थे बेटे, जो पहले कैमरे आते थे ना, पहले कैमरे ऐसे आते थे जिनमें लगी होती थी रील, एक रील गोल गोल लगी होती थी, उसके अंदर लगानी होती थी वो कैमरे के अंदर। तो उस रील के जब हम फोटो खींचते थे तो रील से हमें मिलते थे नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए हम प्रयोग करते थे किसका? डाइक्रोमेट का। ठीक है बेटे। अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की पढ़ाई करेंगे हम। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हम पढ़ेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका अणु सूत्र होता है KMnO4, या कुछ बच्चे इसे कहते हैं लाल दवा। तो लाल दवा के बारे में बेटे अब हमें सीखना है, और मैंने लिख रखा है यहाँ ऊपर हेडिंग के पास इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे बोर्ड एग्जाम के लिहाज से। बोर्ड में बेटे इसके बनाने की विधि भी पूछी जाती है और इसके रासायनिक गुण भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसे भी सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। ठीक है। तो हमने सबसे पहले हेडिंग लिख रखी है विरचन, यानी हम लैब में इसे किस तरीके से बनाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप क्या करोगे, MnO2 लोगे। क्या लोगे? MnO2। और MnO2 को आप KOH के साथ क्या करोगे? गर्म करोगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये लिख दिया ऑक्सीजन। तो जब आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हो MnO2 को KOH के साथ, तो आपको मिलता है K2MnO4, यानी कि पोटेशियम मैग्नेट। ये बेटे KMnO4 नहीं है, ध्यान से देख लो। हमें पढ़ना है KMnO4 और हमें मिला है K2MnO4। पोटेशियम मैग्नेट मिला है, पोटेशियम परमैंगनेट बिल्कुल भी नहीं मिला है। साथ में 2 जल के अणु भी बनेंगे। ये पोटेशियम मैग्नेट है, इससे हमें पोटेशियम परमैंगनेट बनाना पड़ेगा। आपको यहाँ क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? एक तो ये ध्यान रखना है कि इसे कहते हैं पायरोलुसाइट अयस्क। इसका नाम सब बच्चे ध्यान रखेंगे, इसे कहते हैं पायरोलुसाइट अयस्क, क्योंकि एग्जाम में जो पेपर सेटर पूछेगा वो इसी नाम से पूछेगा। वो कहेगा कि पायरोलुसाइट अयस्क को KOH के साथ गर्म करोगे तो क्या होगा। यहाँ KOH के साथ आप NaOH भी ले सकते हो। मतलब आपको क्या करना है, किसी भी क्षारीय धातु का, क्षार धातु तो पता है पहले वर्ग के तत्वों को कहते हैं क्षार धातु, LiNaKRbCSFr। क्षार धातु का आपको बेटे हाइड्रोक्साइड लेना है, कोई सा भी, आपकी मर्जी है कि क्षार धातु का कोई सा भी हाइड्रोक्साइड ले लो। ये तो बताया मैंने कि पायरोलुसाइट अयस्क है MnO2, और ये जो KOH आपने लिया है क्षारीय धातु का कोई सा भी हाइड्रोक्साइड आप ले सकते हो, और वायु के साथ आपको इसे गर्म करना है, डेल्टा लिख दूंगा। ऐसा करने पे आपको मिलता है K2MnO4। ये बेटे पोटेशियम मैग्नेट है। क्या है? पोटेशियम मैग्नेट। नीचे लिख दूं मैं यहाँ, पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है। और एक बात और बताऊं, ये पोटेशियम मैग्नेट लगभग ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का। ये भी बात ध्यान रखना है आपको। पोटेशियम मैग्नेट मिल जाएगा।
अब क्या करोगे कि ये जो मैग्नेट आपको मिला है इसे आपको क्या करना है, ये देखो मैंने लिखा 2 नेगेटिव, ये आपके पास मैग्नेट है, मैंने लिख दिया MANG, MANGANATE, मैग्नेट आयन है बेटे। इसे अम्लीय माध्यम में रखना होगा। अम्लीय माध्यम में, किसमें? अम्लीय माध्यम। अम्लीय माध्यम लिख दो या एसिडिक मीडियम लिख दो, आप इसे अम्लीय माध्यम में रखोगे। ये लिख दिया मैंने अम्लीय माध्यम, या एसिडिक मीडियम भी आप लिख सकते हो। मैग्नेट को आप अम्लीय माध्यम में रखोगे तो बेटे अब मिलेगा आपको MnO4 नेगेटिव, यानी पर मैग्नेट। क्या मिलेगा बेटे? पर मैग्नेट मिलेगा, और साथ में MnO2 भी मिलेगा। MnO2 तो पता है आपको, MnO2 यही है पायरोलुसाइट आयन, ठीक है। और जल के अणु भी आपको साथ में मिलेंगे, जैसे यहाँ मिले ऊपर, ये लिख दिया जल के अणु। ये है पर मैग्नेट, देखो क्या है, पर मैग्नेट है। तो अब यदि एग्जाम में कोई आपसे पूछता है कि प्रयोगशाला में पोटेशियम परमैंगनेट कैसे बनेगा, तो आप क्या करोगे बेटे? आप बताओगे कि आप पायरोलुसाइट अयस्क लो और उसे क्षारीय धातु का हाइड्रोक्साइड ले लो, चाहे KOH ले लो, NaOH ले लो, LiOH ले लो, ठीक है, RbOH ले लो, और वायु के साथ उसे गर्म करो। ऐसा करने से आपको पोटेशियम मैग्नेट हरे रंग का मिलेगा। आप इस पोटेशियम मैग्नेट को अम्लीय विलयन में या अम्लीय माध्यम में रखोगे, जिससे आपको क्या मिलेगा? परमैंगनेट। ये पोटेशियम परमैंगनेट हो सकता है, और बेटे सोडियम परमैंगनेट भी हो सकता है। जो भी आप यहाँ क्षारीय धातु का हाइड्रोक्साइड लोगे उसी का ही आपको परमैंगनेट मिलेगा। तो हम पढ़ रहे पोटेशियम परमैंगनेट, इसलिए हमने KOH लिया है, क्योंकि हम पोटेशियम परमैंगनेट पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटे, चलो अब बात करते हैं भौतिक गुण की। मैं यहाँ हेडिंग लिख रहा हूँ भौतिक गुण, या फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो, भौतिक गुण। अब भौतिक गुण में देखो जरा क्या क्या ध्यान रखना है आपको। भौतिक गुण में बेटे सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये जो है ना, गहरे बैंगनी रंग का, गहरे बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस है बेटे, क्रिस्टलीय ठोस है या होता है, इस तरह भी लिख सकते हो। गहरी बैंगनी रंग का कैसा ठोस होता है? क्रिस्टलीय ठोस होता है। नंबर 2, दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है बेटे? जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील मतलब बहुत ज्यादा घुलनशील तो है नहीं, ठीक है, पर घुलनशील है। नंबर 3, तीसरा पॉइंट जरा इंपॉर्टेंट है, जो KClO4 होता है ना, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, या पोटेशियम पर क्लोरेट कहो, इसे तो ज्यादा सही रहेगा, लिख दो इसका नाम, पोटेशियम पर क्लोरेट। मतलब पोटेशियम पर क्लोरेट के साथ समाकृतिक होता है, के साथ क्या होता है? समाकृतिक, यानी एक ही आकृति होती है दोनों की। एक ही आकृति का मतलब एक ही संरचना, ठीक है, ध्यान रखना है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है ये कि आपका जो ये है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, वो किसके साथ समाकृतिक होता है या किसकी जैसी संरचना दिखाता है। समाकृतिक को समसंरचनात्मक यौगिक भी कहते हैं, समसंरचनात्मक, ध्यान रखनी है ये बात। मैं यहाँ लिख दूं ऊपर, समाकृतिक को आप कह सकते हो सम संरचनात्मक, कभी इस नाम से पेपर में आ जाए और आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है, इसे सम संरचनात्मक भी कह सकते हो आप, समान संरचना वाला, ठीक है बेटे। अच्छा, नंबर 4 पे आपको ध्यान रखना है कि ये होता है प्रतिचुंबकीय। वैसे एक बात बताऊंगा आपको, प्रतिचुंबकीय तो आपको पता है ना, प्रतिचुंबकीय होता है, बताओ पता है क्या बेटे प्रतिचुंबकीय का क्या मतलब होता है?
आपको पता है कि जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ों में हो, युग्मित हो, उसे ही तो कहते हैं प्रतिचुंबकीय। पर यदि आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, इसे गर्म करोगे, तो इसका जो चुंबकीय गुण है वो बदलेगा। किस तरीके से बदलेगा वो तो हमारे कोर्स से जरा ऊपर की बात है, पर फिर भी थोड़ा सा समझ लो कि ये प्रतिचुंबकीय होता है। और यदि आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, गर्म करते चले जाओगे, तो इसका प्रतिचुंबकत्व का गुण खो जाएगा और ये अनुचुंबकत्व की तरफ अग्रसर हो जाएगा। ठीक है बेटे, बस इतना ध्यान रखना है। अच्छा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम रासायनिक गुणों के बारे में बात करेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हमें पढ़ने हैं रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण में सबसे पहले हम बात करते हैं ऊष्मा के प्रभाव की। रासायनिक गुणों को जरा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा बेटे क्वेश्चन। ठीक है, तैयार हैं सब? सबसे पहले है बेटे ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा के प्रभाव में आपको ध्यान रखना है कि आपके पास यदि 2KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट है, और आप इसे गर्म कर दो 513 केल्विन पर, तो 513 केल्विन पर गर्म करने से टूट जाता है। किस तरह? एक तो बनेगा K2MnO4, जिसे आप कहते हो पोटेशियम मैग्नेट। देखो, KMnO4 तो होता है पोटेशियम परमैंगनेट, ये होता है पोटेशियम मैग्नेट। अंतर यह है, इसमें पोटेशियम एक है और इसमें दो हैं परमाणु पोटेशियम के। ये चीज ध्यान रखनी है। साथ में बेटे MnO2 बनता है, MnO2 और ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पोटेशियम परमैंगनेट से पोटेशियम मैग्नेट बनता है। चलो इसका नाम लिख दूं मैं, पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट, परमैंगनेट से मैग्नेट बन जाता है। दूसरा जो रासायनिक गुण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है बेटे, मैं लिख रहा यहां अम्लीय माध्यम में, इसमें से ही आता है पेपर में क्वेश्चन। अम्लीय माध्यम में आक्सीकारक, अम्लीय माध्यम में आक्सीकारक गुण। और इसी में ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं और हमेशा रट्टा मार के जाते हैं वहां एग्जाम में। मैं बार बार कहता हूं बेटे, जहां समझने की बात हो वहां समझ लेनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, मैं लिख दूं, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा। मैं साफ साफ बता रहा बेटे, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, या तो एग्जाम में बनाने की विधि आएगी या आएगा आक्सीकारक गुण, चाहे तो K2Cr2O7 का आ जाए या KMnO4 का आ जाए। बस ध्यान रखना है आपको। इसमें आपको एक कॉमन रिएक्शन ध्यान रखनी है बेटे, कि ये जो MnO4 होता है ना हमारे पास, परमैंगनेट आयन, MnO4 नेगेटिव, जब आप इसे अम्लीय माध्यम में रखते हो, H पॉजिटिव लिए 8, आपको पता है कि ये H पॉजिटिव हमने कहाँ से लिए होंगे? सल्फ्यूरिक एसिड से लिए होंगे या HCl से, किसी से भी लिए। और इसने ग्रहण करने हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने वहां डाइक्रोमेट में पढ़ा था। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बेटे एक तो बनता है Mn2 पॉजिटिव आयन, और साथ में बनते हैं जल के अणु। ठीक है, ध्यान रखना है 4 जल के अणु बनते हैं। बस इस रिएक्शन को आपको याद रखना पड़ेगा। ये आयनिक रूप में लिखी हुई है ना, आणविक रूप में तो हमने लिखी नहीं है, आयनिक रूप में लिखी है, जिससे आप आसानी से समझ जाओ, इसलिए लिखी है आयनिक रूप में। ठीक है बेटे, तो ये रिएक्शन आपको कॉमन रिएक्शन याद रखनी है कि MnO4 नेगेटिव यानी परमैंगनेट आयन अम्ल की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जिससे इसका खुद का अपचयन होता है। जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है उसका खुद का अपचयन होता है, और जिसका खुद का अपचयन होता है वो दूसरों के लिए आक्सीकारक का काम करता है। ये बात तो 11th क्लास में बेटे आपने पढ़ी ली थी। ठीक है, इस रिएक्शन को याद रखना है। अब देखो इसके यूज पढ़ेंगे हम, क्या क्या यूज है। ए में हम पढ़ेंगे Ki से I2 मुक्त होना, पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन किस तरीके से मुक्त हो सकती है। या फिर मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूं कि Ki का I2 में ऑक्सीकरण, क्या कह सकते हैं, Ki का I2 में ऑक्सीकरण। या फिर Ki में आयोडाइड ही तो है,
इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आयोडाइड का I2 में ऑक्सीकरण। किसी भी तरीके से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि KI से I2 कैसे मुक्त होगी, या KI का I2 में ऑक्सीकरण कैसे होगा, या आयोडाइड का I2 में कैसे ऑक्सीकरण होगा। तीनों बातों का एक ही मतलब है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना क्या है, पहले तो ये जनरल रिएक्शन लिखनी है। मैं इसे लिख रहा, देखो, MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2 लिख दिया बेटे। अब देखो हमें I नेगेटिव को I2 में कन्वर्ट करना है, इधर लिख दिया I नेगेटिव और इधर लिख दिया I2। अब खेल शुरू हुआ हमारा। आयोडीन 1 है 2 है, यार यहाँ भी 2 करो ना, 2 इकाई ऋणावेश है, यहाँ कुछ भी नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ो ना, हो गया 2 इकाई ऋणावेश। दोनों तरफ आवेश भी बराबर और सारे अणु बराबर, परमाणु बराबर। अब बात आएगी सर इन दोनों रिएक्शन को जोड़ना है। मैं कहूंगा ठीक है भाई जोड़ना है, जब तुम कह रहे तो जोड़ ही लेंगे। पर आप कहोगे कि सर यहाँ तो 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तो 2 है। भाई इसमें कुछ गुणा करें उसके बराबर नहीं हो रहा, उसमें कुछ गुणा करें इसके बराबर नहीं हो रहा है। तो हम आ जाते हैं अपनी कक्षा 6, 7, 8 पे। जब क्लास 6, 7, 8 में थे तो आपने मैथमेटिक्स में एक चीज पढ़ी थी, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। और उसमें आपको क्या करना होता था, या तो x का मान बराबर करना होता था या y का मान, जिसे आप कहते थे विलोपन विधि। तो x या y की वैल्यू बराबर करनी, या हमें x या y की जगह इलेक्ट्रॉन मान लो आप, ये 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 2, तो नीचे तो मल्टीप्लाई कर दो 5 से और ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 2 से। 2 है ऊपर मल्टीप्लाई, 5 है नीचे मल्टीप्लाई, 2 पंजे 10 और 5 दूनी 10, 10 से 10 गए लो, हो गया खेल खत्म। अब देखो जरा, इसे पहले लिख दियो और इधर इसे पहले लिख दियो, क्योंकि असली खेल इसके साथ खेल रहे हम। तो हम लिखेंगे 5 दूनी 10 I नेगेटिव, ठीक है, और ये 2 से मल्टीप्लाई कर रखी इसमें, प्लस 2 MnO4 नेगेटिव, 2 अट्ठे 16 H पॉजिटिव इज इक्वल टू, इधर से तो 1 2 3 तीनों लिख लिया ना हमने। अब इधर देखो 5 I2 प्लस 2 Mn डबल पॉजिटिव प्लस 2 चौक 8 जल के अणु। ये रिएक्शन लिख के आना पेपर में। और बच्चे क्या करते हैं, इसी रिएक्शन में रट्टा मारते रहते हैं, बस इसी में रट्टा मारते रहते हैं, समझते ही नहीं है कि कैसे रिएक्शन आया है। आपको बेटे समझ के करना है। मैं बार बार इस बात को समझाता हूँ कि जहां रटने की जरूरत है वहां रट लो, कोई बात नहीं है, पर जहां समझने की जरूरत है वहां बेटे समझ लो बस। यदि आपको रासायनिक विज्ञान को समझना है तो समझना ही पड़ेगा, नहीं तो आप रटना है तो रटो आप, इससे आपको नुकसान ही होगा बेटे, और कुछ नहीं होने का। Fe2 पॉजिटिव है, चलो Fe2 पॉजिटिव होता है हरे रंग का। कैसे रंग का होता है, हरे रंग का। इसका आपको Fe ट्रिपल पॉजिटिव, जिसे आप फेरिक कहते हो, ये पीले रंग का होता है। में ऑक्सीकरण, बताओ इस रिएक्शन को कर लोगे क्या आप? अब जैसे मैंने पहले भी रिएक्शन आपको ऑक्सीकरण वाली कराई थी, उसकी कराई थी पोटेशियम डाइक्रोमेट की, जो ऑरेंज कलर का पाउडर आपके लैब में रखा हुआ है। उन रिएक्शंस को करने के बाद अब बच्चों को कुछ को बहुत कंफर्टेबल लग रहा होगा। यदि मैंने यहाँ हेडिंग लिख दी ना कि फेरस का फेरिक में आपको ऑक्सीकरण करना है, तो कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में होंगे, इस रिएक्शन को कर देंगे बड़े आसानी से आप कर दोगे इस रिएक्शन को बड़े आसानी से, ठीक है बेटे। चलो करते हैं, पहले कॉमन रिएक्शन लिखूं, ये वाली, ये लिख रहा मैं, देखो MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Mn डबल पॉजिटिव प्लस 4H2O, ये लिख दिया। अब आपको पता है कि मुझे फेरस को फेरिक में बदलना है, तो हम यहाँ लिखेंगे Fe2 पॉजिटिव और यहाँ लिखेंगे Fe3 पॉजिटिव या 3 प्लस, कुछ भी कह दो आप। अब मुझे ये बताओ बेटे, Fe तो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, कोई दिक्कत है ही नहीं। इधर 2 धनावेश है, इधर 3 है, यार इधर भी 2 ही होना चाहिए, तो इसका मतलब इधर 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो ना आप। अब देखो 3 धनावेश में से 1 धनावेश तो ये खा जाएगा, 2 ही धनावेश बचेगा। अब दोनों को जोड़ना हमें,
दोनों इक्वेशंस को, दोनों समीकरणों को जोड़ना है। जोड़ने के लिए यहाँ देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, और यहाँ कितने हैं, 1। तो नीचे वाली समीकरण को कितने से गुणा करोगे, 5 से। अब 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन काट दो, बाकी सब लिख दो, पर पहले इन दोनों को लिखना दोनों तरफ। तो ये 5 से मल्टीप्लाई कर रखी, ध्यान रखना है। 5Fe डबल पॉजिटिव प्लस, इसमें तो कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रही, MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बेटे, इसे लिखेंगे 5Fe ट्रिपल पॉजिटिव प्लस Mn डबल पॉजिटिव प्लस 4 हो गया आपके जल के अणु। इस तरीके से एग्जाम में आपको लिख के आनी है ये वाली रिएक्शन, ठीक है बेटे। अच्छा एक काम करो, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन देख रहे हैं हम। स्क्रीनशॉट लो, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब है बेटे 2 तो हमने पढ़ लिए, सी पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीलेट। ऑक्सीलेट को आप कहते हो C2O4 डबल नेगेटिव, यही तो होता है ऑक्सीलेट। तो आपको क्या करना है बेटे, ऑक्सीलेट का CO2 में करना है। ऑक्सीलेट का CO2 में ऑक्सीकरण, ऑक्सीलेट का ऑक्सीकरण बेटे CO2 में करना है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा। ये जो हमारे पास दोनों यौगिक है ना, K2Cr2O7 और KMnO4, दोनों के ऑक्सीकारक गुण ही पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप कॉमन रिएक्शन लिखोगे। कॉमन रिएक्शन क्या है, MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Mn डबल पॉजिटिव प्लस जल के अणु कितने मिले थे, 4 मिले थे जल के अणु। ये तो होगी कॉमन रिएक्शन। अब देखो किसे किस में बदलना है, हमें बदलना है बेटे C2O4 डबल नेगेटिव को CO2 में बदलना है। ध्यान से समझना पड़ेगा सब बच्चों को। देखो मुझे एक बात बताओ, कार्बन कितने हैं, 2, यहाँ तो 1 है तो यहाँ 2 लगा दो। कार्बन कितने हैं, 2, यहाँ भी 2। ऑक्सीजन 4 हैं, 2 दूनी 4, सब बैलेंस हो गया। क्या नहीं हुआ, बैलेंस, आवेश बैलेंस नहीं हुआ। यहाँ 2 इकाई ऋणावेश है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, यहाँ भी 2 इकाई ऋणावेश हो जाएगा। अब देखो ऊपर वाले में 5 इलेक्ट्रॉन है, नीचे 2 हैं, तो अब तो आपके समझ में आ रहा होगा कि नीचे से मल्टीप्लाई करनी है 5 से, और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कितने से करनी है बेटे, कितने से, ये 2 से। तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करी, नीचे वाले को 5 से। ऐसा करने से क्या हुआ, 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन से 2 पंजे 10 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, और हम दोनों इक्वेशंस को जोड़ के यहाँ लिख देंगे दोनों समीकरणों को। बस इतना ध्यान रखेंगे कि पहले इन दोनों को लिखना है जिसे जिसने बदला है। कितने हैं, 5, देखो 5 से मल्टीप्लाई कर रखी ना, 5 है C2O4 डबल नेगेटिव प्लस ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर रखी 2MnO4 नेगेटिव, 2 अट्ठे 16, 16H पॉजिटिव इज इक्वल टू 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। 5 दूनी 10 CO2 प्लस 2 Mn डबल पॉजिटिव प्लस 2 चौक 8 हो गए जल के अणु। तो ये हुई हमारा आंसर, ये हुआ। इस तरीके से लिख के आना पेपर में। अच्छा एक और देख लो आप, एक और देख लो, चलो H2S का सल्फर में ऑक्सीकरण कर रहे, चलो H2S का सल्फर में ऑक्सीकरण, ठीक है बेटे। H2S का सल्फर में ऑक्सीकरण इस तरह भी लिख सकते हो आप, S डबल नेगेटिव से सल्फर बनाना है। S डबल नेगेटिव से क्या बनाना है, सल्फर। करें बेटे इसे, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, बहुत आसान है, बहुत मजा आएगा। अब आपको कॉमन रिएक्शन लिखो। कॉमन रिएक्शन है MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Mn2 पॉजिटिव प्लस 4 जल के अणु, ये लिख दिया।
आपको क्या करना है, H2S का हमने सल्फाइड आयन ले लिया, S डबल नेगेटिव आयन, S डबल नेगेटिव को, ठीक है ना, एस डबल नेगेटिव को बदलना है सल्फर में, एक सल्फर कोई दिक्कत नहीं, दो ऋणावेश कोई भी आवेश नहीं है, दो इलेक्ट्रॉन जोड़ दो ना, और जब आप दो इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो अब तो बिल्कुल ऐसा ही बन गया कि उससे नीचे तो मल्टीप्लाई करोगे आप 5 से, और ऊपर मल्टीप्लाई करोगे आप कितने से, 2 से, और दोनों को जोड़ के लिखोगे आप, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, ठीक है बेटे, बस जोड़ के लिख दो आप, 5 तो हो गए आपके एस डबल नेगेटिव, प्लस 2 हो गए MnO4 नेगेटिव, और 2 अट्ठे 16 हो गए H पॉजिटिव, इज इक्वल टू 5 हो गए आपके पास सल्फर, प्लस 2 हो गए Mn डबल पॉजिटिव, प्लस 2 चौक 8 हो गए जल के अणु। इस तरह लिख के आना रिएक्शन पेपर में, ठीक है बेटे। चलो एक और कर लो अच्छा सा एग्जाम्पल। हमें मान लो ये है SO3 2 नेगेटिव, ये है सल्फाइट, सल्फाइट का सल्फेट में ऑक्सीकरण करना है, सल्फाइट का सल्फेट में ऑक्सीकरण, सल्फाइट बेटे इसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि सल्फ्यूरस अम्ल का सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकरण, ठीक है, सल्फ्यूरस होता है ना H2SO3, लिख दूं यहां में, सल्फ्यूरस एसिड को किस में बदलना, सल्फ्यूरिक एसिड में बदलना है, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। H2SO3 को H2SO4 में ऑक्सीकृत करना है, तो हम क्या करेंगे, वही कॉमन रिएक्शन लिख लो, कॉमन रिएक्शन है MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Mn डबल पॉजिटिव प्लस 4 जल के अणु, ये लिख लिया कॉमन रिएक्शन। अब देखो क्या करना है, अब आपको SO3 2 नेगेटिव को बदलना है SO4 2 नेगेटिव में, बस ध्यान से समझना पड़ेगा बेटे, बिल्कुल SO3 2 नेगेटिव को SO4 2 नेगेटिव में बदलना है। देखो कितने हैं यहाँ, सल्फर एक है, यहाँ भी एक ही सल्फर है, कोई दिक्कत नहीं है, सल्फर तो बराबर है दोनों तरफ, ऑक्सीजन कितने हैं 3, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 4, यहाँ एक ऑक्सीजन कम है तो आप एक जल का अणु जोड़ दो ना, एक ऑक्सीजन आ गया, देखो 3 और 1 4, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन हो गए, और बेटे यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है। अब किस चीज का संतुलन बिगड़ा बताओ, अब संतुलन बिगड़ा है किसका, ऑक्सीजन का, इसका हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन यहाँ 2, यहाँ तो एक भी नहीं है हाइड्रोजन, तो यहाँ आप 2H पॉजिटिव नहीं जोड़ोगे क्या, अब बताओ हाइड्रोजन बराबर हुई या नहीं। अब किस चीज का संतुलन बिगड़ रहा बताओ, आप कहोगे कि सर इलेक्ट्रॉन का संतुलन देखो, आवेश का संतुलन देखो, आवेश देखो 2 ऋणावेश है पूरे, इधर कितना आवेश है 2 माइनस, और इधर 2 ही ऋणावेश 2 ही धनावेश, देखो 2 धनावेश नहीं है क्या, तो इधर तो 0 है, इधर -2 है, तो इसमें भी -2 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो ना। अब देखो जरा क्या है, देखो 2 इकाई ऋणावेश, और इधर क्या है 2 माइनस से 2 प्लस गया, 2 इकाई ऋणावेश तो बच ही रहा, तो दोनों तरफ माइनस का 2 है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 5, इसमें कितने हैं 2, तो ऊपर वाले को तो गुणा करोगे आप कितने से 2 से, और नीचे वाले को गुणा कितने से करोगे 5 से गुणा करोगे। अब 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कट गए, ठीक है बहुत अच्छी बात है कट गए, पर और भी चीज तो कॉमन आ रही, क्या आ रहा कॉमन देखियो, 5 दूनी 10 तो H पॉजिटिव ये रहे, और 2 अट्ठे 16 ये रहे, ध्यान से देख लो जरा इस बात को, 2 अट्ठे 16 H पॉजिटिव, और 5 दूनी 10 H पॉजिटिव, ये तो 10 हैं और ये है 16, तो जब घटाओगे कितने बचेंगे बताओ, यहाँ 16 में से 10 गए कितने बचेंगे 6, तो यहाँ लिख दूं मैं बेटे 6 H पॉजिटिव बचेंगे, जो हमें इधर लिखने हैं 6 ही लिखने हैं, कभी 6 दूनी 12 लिख दो 2 की गुणा करके। और देखो क्या चीज कॉमन है, और कॉमन मुझे लग रही जल के अणु, देखो 2 चौक 8 तो ये रहे, और 5 एकम 5 ये रहे, तो 5 तो इधर जल के अणु है, 8 इधर है, 5 और 3 8, 3 जल के अणु हमें लिखने हैं इधर, ठीक है।
3 दूनी 6 नहीं लिखने हैं, ध्यान रखनी इस बात का। जोड़ के लिख दूं क्या, बताओ बताओ सबसे पहले क्या लिखूं? सबसे पहले इसे लिखो, इसे कितने हैं ये 5, तो हम लिखेंगे 5 तो हैं SO3 डबल नेगेटिव। ऊपर ये कितने हैं, ये है 2 MnO4 नेगेटिव प्लस ये तो जो के तुम लिखने हैं, हमें गुणा तो हमने कर ली थी, 6H पॉजिटिव इज इक्वल टू 5 SO4 डबल नेगेटिव प्लस 2 Mn2 पॉजिटिव प्लस ये तो गुणा कर ली थी 3 जल के अणु। तो इस तरह लिख के आना है रिएक्शन एग्जाम में, ठीक है बेटे? अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले गुण देख रहे हैं। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। देखो बेटे, अब देखना है SO2 का सल्फेट में ऑक्सीकरण कैसे हम करेंगे अम्लीय KMnO4 के द्वारा। सबसे पहले तो आप सिंपल रिएक्शन, वो कॉमन रिएक्शन लिखो, MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Mn डबल पॉजिटिव प्लस 4 जल के अणु। यही तो लिखना बेटे। अब देखो किसे किस में बदलना, SO2 को बदलना है SO4 में। ये लिख दिया मैंने SO2 और ये लिख दिया SO4 डबल नेगेटिव। सल्फर 1 है, 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ तो 4 हैं, यहाँ बेटे 2 ऑक्सीजन कम है, तो आप 2 जल के अणु जोड़ दो। देखो 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 तो ये रहे और 2 ये रहे, 4, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन, 2 दूनी 4 H पॉजिटिव आगे एक्स्ट्रा, उन्हें हमने इधर लिख दिया। आवेश देखो कोई भी आवेश नहीं है, इधर 4 धनावेश और 2 ऋणावेश। भाई इधर तो 0 है ना, इधर 4 धनावेश है, कितना धनावेश है, 4 धनावेश 2 ऋणावेश, तो प्लस का 2 है। तो कम किधर है, इधर, ज्यादा किधर है, इधर। कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 इकाई ज्यादा है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आप इधर जोड़ दो। ये चीजें आपने 11th क्लास में सारी पढ़ रखी हैं बेटे, कि हम इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ जोड़ते हैं जिधर अधिक आवेश होता है, ठीक है? अब देखो, अब आपको पता ही है ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको, 5, 2 से मल्टीप्लाई कर दियो, और नीचे कितने दिख रहे, 2, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये हो जाएंगे 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन से 2 पंजे 10 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, बाकी को हम जोड़ लेंगे। जो चीज कॉमन है उसे भी देख लो आप जरा, यूं देखो, 2 8 16 H पॉजिटिव और यहाँ 5 चौक 20 H पॉजिटिव। वे तो 16 हैं और ये कितने हैं बेटे, 20 हैं। तो 16 को 20 में से घटाओगे कितने बचेंगे, 4। मैं लिख दूं यहीं को कहीं, 4 H पॉजिटिव हमें लिखने हैं इधर। जल के अणु देखो, जल के अणु हैं ऊपर कितने हैं, 4 दूनी 8, ये 2 है, 2, 4 दूनी 8 तो ये रहे जल के अणु, और 5 दूनी 10 ये रहे। तो 8 को जब 10 में से घटाओगे कितने बचेंगे, 2। तो 2 जल के अणु ये लिख लिया। आपको समझाने के लिए काट के लिखा मैंने, नहीं तो मैं इन्हें छोड़ देता, इसे काट देता बस, ठीक है? ये तो कट ही गए। इस तरीके से आपको करना है। तो लिखें, 5 तो हैं SO2 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कितने अणु हैं, 5। ये कितने लिखूं, 2 हैं MnO4 नेगेटिव, और क्या बचा, ये बचे प्लस 2 बचे जल के अणु। गुणा तो हमने कर ही ली, बाहर से 2 जल के अणु बचे, 1 2 3 बेटे। 5 तो बने हमारे पास SO4 डबल नेगेटिव आयन प्लस 2 बने Mn2 पॉजिटिव आयन, और बेटे 4 बचे हमारे पास H पॉजिटिव आयन। इस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे सब बच्चे। चलो एक और एग्जांपल देखो। अच्छा, हमें जो है नाइट्राइट NO2 नेगेटिव होता है, नाइट्राइट का बेटे नाइट्रेट में ऑक्सीकरण करना है NO3 नेगेटिव में। ऑक्सीकरण
नाइट्राइट का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण करना है। चलो, अम्लीय KMnO4 द्वारा कॉमन रिएक्शन लिखो। MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Mn डबल पॉजिटिव प्लस 4 जल के अणु। ये लिख लिया। आपको क्या करना है, NO2 को बदलना है NO3 नेगेटिव है। ठीक है बेटे, नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन 2 है, 3 है, एक ऑक्सीजन कम है तो एक जल का अणु जोड़ दो, 2H पॉजिटिव इधर जोड़ दो। आवेश को देखो, एक ऋणावेश और इधर 2 धनावेश और एक ऋणावेश, +1 ही तो बचेगा। तो +1 को यदि 0 करना हो तो 1 इलेक्ट्रॉन, पर 0 तो नहीं करना, -1 तक ले जाना। तो कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे ना। ये लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन। देखो समझो इस बात को, कभी कंफ्यूज हो जाओ, -1 तक इसे लेके आओगे। यदि हमने 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ा फिर तो 0 ही हो जाएगा, यदि 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े जब भी तो -1 होगा। तो दोनों तरफ का आवेश करना होता है बराबर, इसलिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं। अब बताओ क्या करोगे आप? अब तो आपको पता है, ऊपर वाले इक्वेशन में तो मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से, और नीचे वाले में मल्टीप्लाई करोगे कितने से? 5 से। 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन से 2 पंजे 10 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। और बेटे 2 अट्ठे 16 और 5 दूनी 10। ठीक है, ध्यान से देखो, 2 अट्ठे 16 और 5 दूनी 10। तो ऊपर तो बचे कितने? यहाँ तो 16 है, 10 है, 10 को घटाना है 16 में से। 6H पॉजिटिव मुझे लिखने हैं। और जल के अणु देखो कितने, ये कितने हैं? 5, और ये जल के अणु कितने हैं? 8। तो 5 को जब 8 में से घटाओगे 3 जल के अणु यहाँ लिखने हैं। देखो ये चीज समझ में आ रही है आपके? जोड़ दूं दोनों को? सबसे पहले आप लिखोगे 5NO2 नेगेटिव प्लस 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव इज इक्वल टू 5NO3 नेगेटिव प्लस 2 Mn2 पॉजिटिव प्लस 3H2। ये आंसर लिख के आना पेपर में। इस तरीके से बेटे आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो पहला गुण हो गया था हमारे पास कि गर्म करोगे तो क्या होगा। दूसरा गुण हो गया था कि अम्लीय माध्यम में आप आक्सीकारक गुण किस तरीके से प्रदर्शित करोगे उसका। तीसरे गुण पे स्विच कर रहे बेटे। चलो यहाँ नंबर 3, तीसरा रासायनिक गुण मैं लिख रहा बेटे, उदासीन या क्षारीय माध्यम में, उदासीन या क्षारीय माध्यम में, बहुत कम क्षारीय होगा ये, क्षारीय माध्यम में आक्सीकारक गुण, आक्सीकारक गुण, इसे समझेंगे सब बच्चे ध्यान से। उदासीन या क्षारीय माध्यम में आक्सीकारक गुण। तैयार है ना सब? किस तरह होगा देखो, आपको इसमें भी एक सामान्य अभिक्रिया कॉमन रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी, और वो रिएक्शन है MnO4 नेगेटिव प्लस 2H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। देखो उदासीन है ना, यहाँ तो कोई H पॉजिटिव नहीं नजर आ रहा आपको। MnO2 बनता है बेटे, MnO2, और साथ में बनते हैं OH नेगेटिव आयन, 4 OH नेगेटिव आयन बनते हैं। इसलिए हमने कहा इसे क्षारीय माध्यम, बहुत कम क्षारीय माध्यम होता है। तो इस कॉमन रिएक्शन का यूज हम करेंगे, और इससे भी कुछ रिएक्शन सीखेंगे कि किस तरीके से क्षारीय माध्यम में या उदासीन माध्यम में KMnO4 एक आक्सीकारक का काम करता है। ठीक है बेटे, चलो अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर समझा रहा मैं रिएक्शन। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, देखो बेटे इसमें सबसे पहले हमें सीखना है I नेगेटिव का IO3 में ऑक्सीकरण, या आप इसे कह सकते हो आयोडाइड से हमें बनाना है आयोडेट। ठीक है, आयोडाइड से आयोडेट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कॉमन रिएक्शन लिखेंगे जो अभी मैंने आपको बताई है। ये लिखा मैंने MnO4
नेगेटिव प्लस 2 जल के अणु प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। ये पता नहीं कहाँ से इतने इतने ज्यादा कुत्ते हमारी गली में आ जाते हैं बाहर बहुत परेशान करते हैं। पर ये भी बात है कि हाँ, रक्षा तो करते हैं, कम से कम हमारे घरों की रक्षा करते हैं, डिस्टर्ब तो करते हैं। चलो डिस्टर्ब करने तो कोई बात नहीं। इससे एक फायदा और है। एक फायदा ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं ना, जिन्हें पढ़ते हुए नींद आ जाती है, और ये कुत्ते जब भी एकदम भौंकते हैं तो उनकी नींद खुल जाती है एकदम। ये तो फायदा है। और जिन लोगों को देर तक सोने की आदत है, कुछ लोग ऐसे हैं ना जिन्हें देर तक सोने की आदत है, उनके लिए भी बहुत कमाल की चीज है, सुबह को अलार्म का काम करते हैं। अब हमारी कॉलोनी में कहीं मुर्गे तो है नहीं, और अलार्म ये लगाते नहीं अपनी घड़ी में, तो इसलिए कुत्ते ही वो काम कर देते हैं ठीक है, चलो देखो क्या करना है हमें। हमें बेटे क्या करना है, आई नेगेटिव को बदलना है IO3 नेगेटिव में। अब देखो, इसे बदलने के लिए हम क्या करेंगे बेटे, आयोडीन एक है ठीक है भाई, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ तो एक भी नहीं है, तो ऑक्सीजन की कमी तो हम जल से करते हैं ना पूरी। देखो 3 ऑक्सीजन आ गए, 3 दूनी 6, 6 आ गए H पॉजिटिव। अब देखो सब बैलेंस है क्या, I एक है, 3 ऑक्सीजन है, 3 दूनी 6 H है, 6 H है। आवेश देखो, इधर कितना है -1, इधर कितना है -1 और प्लस का 6, प्लस का 5 है। कितना है, प्लस का 5। यदि आपने प्लस के 5 में 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए ना, तो ये 0 हो जाएगा। पर हमें -1 तक ले जाना है इसे, 0 तक नहीं। तो 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ के काम नहीं चलेगा। कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे बेटे, 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे। देखो ये चीज समझ में आती है क्या, यदि आपने 11th क्लास में आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण संतुलित करना सीखा था, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती होगी। अब देखो, ऊपर वाली समीकरण में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं आपको, 3, और हमारे वाली में कितने हैं, 6। तो 3 दूनी 6, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 से मल्टीप्लाई करके इसे जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। और देखो क्या चीज कटेगी, और तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, मैं जोड़ दूं। ये कितने हैं, I नेगेटिव तो एक ही है। MnO4 कितने हैं, MnO4 हैं 2 MnO4 नेगेटिव। जल के कितने अणु हैं, 2 दूनी 4 और 3 7। मैं लिखूंगा 7 जल के अणु। ठीक है, देखो 2 दूनी 4 जल के अणु और 3 जल के अणु, ये भी तो हैं। तो 4 और 3 7 जल के अणु हुए। कितने हुए बेटे, 7 जल के अणु हुए। तो 7 हो गए जल के अणु। तीनों चीज हमने ले ली, I नेगेटिव ले लिया, MnO4 नेगेटिव ले लिया, 3 और 2 5, और 2 से इसे मल्टीप्लाई करी, 7 जल के अणु ये हो गए, इज इक्वल टू। अब देखो और क्या है, इधर तो बनेगा IO3 नेगेटिव, ध्यान से समझियो जरा। और ये 2 बनेंगे MnO2। अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यूं बताओ बेटे, 4 दूनी 8 OH है, इधर लिख लूं 8 तो OH है, और 6 है हमारे पास H। तो 6H 6 OH के साथ मिलके 6 जल के अणु नहीं बना लेंगे क्या, H और OH जब आपस में मिलते हैं जल के अणु बनते हैं, 6H 6 OH। तो मैं लिखूंगा 6H2O। अब OH कितने बचे, 2, वे 2 OH नेगेटिव ये लिख दिए मैंने। लो देखो ये चीज समझ में आई क्या आपके। इस चीज को बेटे बहुत जरूरी है समझना कि हमने क्या काम करा है, 6 जल के अणु बनाए हैं, और 6 जल के अणु बनाने के साथ साथ 2 बनाए हैं OH नेगेटिव। अब यहाँ देखो कितने जल के अणु हैं, 7, और ये कितने जल के अणु हैं, 6। तो जब घटाओगे तो इधर कितने जल के अणु बचेंगे, यहाँ इधर बचेंगे बेटे जल के अणु कितने, इधर जल के अणु बचेंगे 1। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं घटा के, यहां से इसे घटाओगे तो 1। तो आप लिखना चाहो तो लिख दो I नेगेटिव प्लस 2 MnO4 नेगेटिव, ये बच गया 1 जल का अणु इज इक्वल टू
IO3 नेगेटिव प्लस 2MnO2, ये तो खत्म ही हो गया, प्लस 2OH नेगेटिव। इस तरीके से लिखना आपको एग्जाम में। अच्छा, मैं बार बार आपको बताता हूँ कि आपको जो है बेटे बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना है। कभी आप इसमें रट्टा मार के आओ, रट्टा मार के यदि आप इस चीज को समझोगे तो आप बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाओगे बेटे। चलो इसका एक एग्जाम्पल और समझा दूं, एक एग्जाम्पल और समझ लो। चलो इसका एक एग्जाम्पल है बेटे, थायोसल्फेट ले रहे, चलो H2O3 डबल नेगेटिव, इसे कहते हैं थायोसल्फेट। मैं लिख दूं चलो ब्रैकेट में, कभी इसी नाम से पेपर में आ जाए थायोसल्फेट के नाम से और आप समझो ही ना। थायोसल्फेट का हमें ऑक्सीकरण करना है बेटे सल्फेट में। सल्फेट का तो पता है आपको, आयन का सूत्र SO4 डबल नेगेटिव में ऑक्सीकरण, थायोसल्फेट का सल्फेट में ऑक्सीकरण। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि पेपर में ऑक्सीकरण वाला ही गुण आएगा, चाहे वो पोटेशियम डाइक्रोमेट का आए या फिर आए पोटेशियम परमैंगनेट का। कॉमन रिएक्शन लिख रहे, चलो MnO4 नेगेटिव प्लस 2H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू MnO2 प्लस 4OH नेगेटिव, ये लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमें H2O3 यानी थायोसल्फेट को डबल नेगेटिव को बदलना है, किसमें, सल्फेट में, SO4 डबल नेगेटिव में बदलना है। ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, बिल्कुल बहुत मजा आएगा। सल्फर 2 है, यहाँ तो 1 है, 2 कर दो, लो हो गए 2 सल्फर। अब बताओ किस चीज को देखूं, ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है, 3, और यहाँ 2 चौक 8, वहां 8 ऑक्सीजन, यहाँ 3 ऑक्सीजन, 5 की कमी है ना, तो आप 5 जल के अणु जोड़ दो इधर। देखो अब 5 ऑक्सीजन ये रहे, 3 ये रहे, 5 और 3 8 और 2 चौक 8, ऑक्सीजन बराबर। अब किस चीज में बैलेंस बिगड़ गया, अब बैलेंस बिगड़ा है बेटे हाइड्रोजन में। देखो 5 दूनी 10, इधर है ही नहीं, तो आप लिखोगे 10H पॉजिटिव, ये हो गए हाइड्रोजन बराबर। अब बताओ किस चीज में बैलेंस बिगड़ रहा, आप कहोगे कि सर इलेक्ट्रॉन में बिगड़ रहा, यानी आवेश में बिगड़ रहा। इधर कितना आवेश है, -2 नजर आ रहा मुझे, तो इधर माइनस के तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 ही तो होगा, माइनस के 4 और प्लस के कितने हैं, 10 एकम 10, यानी कि ये हुए प्लस के 6। इधर माइनस के 2 हैं, उधर प्लस के 6 हैं, तो उधर भी माइनस के 2 करने के लिए आपको 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन 6 को तो खत्म कर देंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो बचेंगे वे ही क्या करेंगे, 2 इकाई ऋणावेश डेवलप करेंगे, यानी कि इधर जोड़ने पड़ेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। ये बातें सब आपने आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण संतुलित करने में सीखी थी, ठीक है बेटे। तो हमने यहाँ कितने जोड़ दिए, हमने यहाँ जोड़ दिए 8 इलेक्ट्रॉन, और ऊपर वाले में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन है 3 और इसमें है 8, ये तो बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। अब आप क्या करोगे, ऊपर तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे और नीचे मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 3 से, तो 3 अट्ठे 24 और 8 तिया 24, इसका खेल तो यहीं खत्म करो, और बाकी जो बचा उसे देखेंगे चलो स्टेप वाइज, बाकी को हम स्टेप वाइज देख लेंगे, चलो ठीक है। तो मैं लिखूंगा 3 तो लिखे हमने H2O3 डबल नेगेटिव, ठीक है, ये कितने हैं, 8 लिखे MnO4 नेगेटिव। जल के अणु बताओ भाई कितने हैं, 8 दूनी कितने हो गए, 8 दूनी 16 और 3 पंजे 15, 15 और 16 31, तो 31 लिख दिए जल के अणु, ठीक है बेटे, बाद में काट लेंगे, चलो इन्हें, वैसे तो अभी काट लेते हम, कोई दिक्कत नहीं थी, पर इन दोनों को मिला के देखो, 4 तो OH नेगेटिव है, 10 H पॉजिटिव है, जल के अणु बनेंगे ना यहाँ। अब बताओ यहाँ क्या लिखूं, 3 दूनी 6 SO4 डबल नेगेटिव, और बेटे 8 बनेंगे MnO2 प्लस। अब समझना पड़ेगा ध्यान से,
8 चौक कितने हो गए 32। 32 तो OH नेगेटिव हैं, 32 तो हैं OH नेगेटिव। और बेटे 3 धाम 30, 30 हैं H पॉजिटिव। तो 30 से जुड़ के 30 जल के अणु बन जाएंगे ना, 30 जल के अणु बचेंगे और 2 आपके पास आएंगे। चलो 30 जल के अणु लिख दूं पहले, 30 तो जल के अणु और 2 हमारे पास आएंगे OH नेगेटिव, 2 OH नेगेटिव बचेंगे ना। अब देखो क्या करना है, करना यह है कि 30 जल के अणु तो ये रहे और 31 ये रहे, कितने बचेंगे, एक ही तो बचेगा, एक जल का अणु बचेगा। यहाँ ऊपर लिख दिया मैंने, एक जल का अणु बचेगा। और बताओ और कोई चीज कॉमन तो नहीं है। ये हमारे पास आया 3H2O3 डबल नेगेटिव प्लस 8 MnO4 नेगेटिव प्लस 1 जल का अणु प्लस 6 सल्फेट आयन, 8 MnO2 आए और 2 आए OH नेगेटिव। इस लाइन को आप दोबारा लिख सकते हो पूरे को यदि लिखना चाहो कि 3H2O3 डबल नेगेटिव प्लस 8 MnO4 नेगेटिव प्लस 1 जल का अणु इज इक्वल टू 6 बनेंगे H2O4 डबल नेगेटिव, 8 बनेंगे MnO2 और 2 बनेंगे OH नेगेटिव। इस तरीके से रिएक्शन आपको पेपर में लिखकर आनी है। ठीक है बेटे, रट्टा नहीं मारना है, समझना है जहां तक समझा जा सके। अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो आप, फिर अगली बात कर रहे। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है बेटे। देखो बेटे KMnO4 के उपयोग देखने हैं हमें। नंबर 1 आयतनी विश्लेषण में, नंबर 2 आक्सी कारक के रूप में, नंबर 2 नंबर 3 क्या है, विरंजी कारक के रूप में। और एक उपयोग आप अपनी तरफ से कहीं भी लिख सकते हो, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, वो तो किसी भी यौगिक के साथ आप लिख सकते हो। ठीक है बेटे, अब आ जाते हैं हम हमारी किताब में अर्थात NCERT में कौन कौन से क्वेश्चन हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं। ठीक है बेटे, एक तो आपको अभ्यास का 14वां क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि आयरन क्रोमाइड से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए और पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन पर pH बढ़ाने का क्या प्रभाव पड़ता है। बताओ ये दोनों चीजें सिखाई या नहीं सिखाई। बनाने की विधि लिखनी है और नोट नंबर 1 में मैंने आपको सिखाया था कि pH परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ता है, वे दोनों रिएक्शन आपको लिखनी है। अभ्यास के 15वें पे आ जाओ। पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीकरण क्रिया का उल्लेख कीजिए तथा निम्न के साथ आयनिक समीकरण लिखिए। आयोडाइड आयन के साथ, फेरस आयन के साथ या आयरन सेकंड के साथ और बेटे H2S के साथ। उत्तर में रासायनिक गुण का आपको क्या करना है, रासायनिक गुण लिखने हैं। रासायनिक गुण इसे मिटा दूं, 2 की जरूरत नहीं है। रासायनिक गुण लिखने हैं, उसका कॉमन रिएक्शन लिखना है बेटे, जो ऑक्सीकारक गुण पढ़ा था, और उसमें से A, B और D ये लिखने हैं। A तो इसके बारे में है, B इसके बारे में और D इसके बारे में। देख लेना, मैंने आपको ये करा दिए हैं। अभ्यास का 16वां क्वेश्चन है, KMnO4 बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। अम्लीय KMnO4 की निम्न से क्रिया कैसे होती है। आयरन सेकंड आयन से, SO2 से और ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्सीलेट आयन से। तो आपको ये भी मैंने करा दिया, विरचन लिखना है। रासायनिक गुण में दूसरे का B, दूसरे का F और दूसरे का C, ये तीनों पार्ट इन्होंने पूछे हैं हमारे से। अब अभ्यास के 26वें पे आ जाओ। निम्नलिखित को बनाने के लिए विभिन्न पदों का उल्लेख कीजिए। क्रोमाइट अयस्क से क्या बनाना है, K2Cr2O7 मैंने आपको करा दिया। पायरोलुसाइड से KMnO4 बनाना है, ये भी करा दिया है। हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आज के टॉपिक्स आपके समझ में आए होंगे। बस बेटे मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूं कि आपको प्ले लिस्ट के अनुसार ही पढ़ना चाहिए। किसी भी यूनिट को कहीं से बीच में से नहीं पढ़ना चाहिए, एक निश्चित क्रम में पढ़ना चाहिए। और जब मैं बोर्ड पर लिखता हूं तो आपको भी मेरे साथ साथ लिखना चाहिए, जितना लिख पाते हो। जो छूट जाता है उसे पॉज करके लिख लो या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।